बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 9 है। आज हम आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं इजाज़त, मुसन्निफ मुहिउद्दीन नवाब, आवाज़ नौशीन। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0300291960 पे मोहम्मद अजहर से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 9। रजा मुराद ने कहा, वकील साहब, जरा सोच समझकर मशवरा दीजिए। हम एशियाई बाशिंदे हैं, हर साल हमारे यहाँ बच्चे होते हैं। क्या हर साल उसकी बीवी पाकिस्तान जाया करेगी? वकील ने कहा, फिर तो बड़ी मुश्किल है भाई। सीधी सी बात है मिस्टर कामरान, तुम यहाँ का बाकायदा शहरी बनने के लिए दरख्वास्त क्यों नहीं देते? तुम 4 बरस से यहाँ हो, तुम्हारा रिकॉर्ड यकीनन अच्छा होगा। अच्छा नहीं है। मैं मिस्टर मुराद की मिनी कैब एजेंसी का ड्राइवर हूँ। मुसाफिरों के इसरार करने पर 2 बार मैंने गाड़ी गलत जगह पार्क की, उसका चालान हुआ। तीसरी बार एक्सीडेंट हो गया, मैं पुलिस की नजरों में आ गया। आपको याद होगा, अब से चंद बरस कबल यहाँ के शरपसंद टेढ़ी किस्म के अंग्रेज नौजवान ने नस्ली फसादात शुरू किए थे। इस सिलसिले में कितने ही कत्ल हुए, तखरीबी कार्रवाइयाँ होती रहीं। मैं एक अमन पसंद शहरी हूँ, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, लेकिन इस हंगामे की लपेट में आ गया। पुलिस वालों ने मुझे भी धर लिया। 1 माह जेल में गुजार कर आया हूँ। मुख्तसर ये कि मेरा नाम पुलिस वालों की लिस्ट में है। मेरे पास अच्छे शहरी का रिकॉर्ड नहीं है। मैं किस मुंह से बाकायदा शहरी होने के लिए दरख्वास्त पेश करूं? ये मामला पेचीदा है, मुझे सोचने का वक्त दो और 1 हफ्ते बाद मुलाकात करो। 1 हफ्ता बहुत होता है, आज या कल का वक्त दीजिए। रजा मुराद ने कहा, कामरान, जरा सब्र से काम लो। उन्हें इस मसले पर अच्छी तरह सोचने समझने और तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालने का वक्त दो। उस वक्त तक तुम्हारी बीवी का पासपोर्ट वगैरह तैयार होता रहेगा। मुराद समझा बुझा के उसे वहां से ले आया। 1 हफ्ता गुजारना मुश्किल था। रोज टेलीफोन के जरिए गुफ्तगू नहीं हो सकती थी। इतने अखराजात भला कौन बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन कभी कभी गुफ्तगू होती थी। मुराद ने समझाया, तुम अपने आप को ज्यादा मसरूफ रखो। ऑल गेट में दुकान लगाने के लिए सिर्फ इतवार को जाया करो। बाकी तमाम दिन मेरे यहाँ रहकर मिनी कैब चलाया करो। वो खुद को ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रखने की कोशिश कर रहा था। 1 हफ्ता गुजर गया। वकील साहब ने मशवरा दिया, मैंने तुम्हारे मामले में गौर किया है, कुछ समझ में नहीं आया। कानून रास्ता रोके तो गैर कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। तुम कोई ऐसा पाकिस्तानी बाशिंदा तलाश करो जो तुम्हारा हमनाम हो और जो यहाँ का बाकायदा शहरी हो। इससे क्या होगा? और क्या होगा, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? कामरान मुर्तजा। फर्ज करो यहाँ लंदन में एक ऐसा पाकिस्तानी है जिसका नाम कामरान मुर्तजा है। वो यहाँ का बाकायदा शहरी है। वो तुम्हारी वाइफ को यहाँ बुला सकता है। उसके जरिए तुम्हारी बीवी को यहाँ रहने के हुकूक हासिल हो जाएंगे। सफा नंबर 100। रजा मुराद ने कहा, वकील साहब, आप तो कहानियों वाली बातें कर रहे हैं। भला कामरान मुर्तजा नामी कोई शख्स यहाँ कैसे हो सकता है? अगर मिल भी गया तो क्या जरूरी है कि वो बाकायदा शहरी हो? और अगर वो बाकायदा शहरी हो तो क्या जरूरी है कि हमारे काम आए? मैंने कहानियों वाला मशवरा नहीं दिया है। जो भी गैर कानूनी वाकयात पेश आते हैं वो कहानियों की तरह दिलचस्प बन जाते हैं। लोग उसे दिलचस्प समझे या ना, या कहानी समझे,
तुम्हारा दूसरा सवाल ये है कि कौन तुम्हारे काम आएगा? भाई, तुम इसके दोस्त हो, तुम इसका साथ दे रहे हो तो तुम ही उसके काम आ जाओ। जनाब, मेरा नाम रजा मुराद है। वकील ने कहा, ये किस कानून की किताब में लिखा हुआ है कि रजा मुराद अपना नाम तब्दील नहीं कर सकता? मेरी खिदमत हासिल करो, मैं अदालती कार्रवाई करता हूँ। तुम अपनी तरफ से बयान दो कि अपना नाम तब्दील कर रहे हो। रजा मुराद की बजाय कामरान मुर्तजा का नाम इख्तियार कर रहे हो। आज से तुम्हारा कारोबार कामरान मुर्तजा के नाम से जारी रहेगा। तुम कारोबारी और समाजी जिंदगी में कामरान मुर्तजा के नाम से जाने पहचाने जाओगे। जब मेरे जरिए तुम्हारा नाम कानूनी तौर पर तब्दील हो जाएगा तो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह असर नौ नए नाम से तैयार होंगे। तुम दोनों इस मसले पर मशवरा करके मुझे अपने फैसले से आगाह कर दो। रजा मुराद ने एक जोर का कहकह लगाया। मैं नाम तब्दील करूं? वाह, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? कामरान ने उसे इल्तिजा आमेज नजरों से देखा। रजा मुराद ने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मेरी दोस्ती पर शुबा कर रहे हो? कामरान, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। नाम बदलना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं जो नाम तब्दील करूंगा वो तुम्हारे हवाले से एक औरत के लिए होगा और मुझे औरतों से सख्त नफरत है। सफा नंबर 101। वकील ने कहा, मिस्टर, आप दोनों यहाँ बहस ना करें, मुझे काम करने दें प्लीज। वो वकील के चैम्बर से बाहर आ गए। एक पिब में पहुंचकर रजा मुराद ने ऑर्डर दिया, स्कॉच विद हॉट वाटर। कामरान ने कहा, यार, ये कोई पीने का वक्त है? मेरे लिए जीने का भी वक्त नहीं है। दोस्ती मुझे आजमाइश में मुब्तला कर रही है। ये कौन सी बड़ी आजमाइश है? नाम तब्दील करने में कौन सी कबाहत है? ये मेरे बाप दादा का रखा हुआ नाम है। हर शख्स को बचपन ही से अपने नाम से जितनी मोहब्बत होती है, शायद किसी और नाम से इतनी मोहब्बत नहीं हो सकती। क्या तुम अपने पैदाइशी नाम से पीछा छुड़ाना पसंद करोगे? हम एक दूसरे पर जान देने का दावा करते हैं, फिर नाम कैसे तब्दील नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी खातिर ऐसा कर सकता हूँ। उनके सामने स्कॉच के 2 पैग आ गए। कामरान पीता नहीं था, लेकिन दस्तूर ये था कि जब भी रजा मुराद कामरान के साथ किसी पब में जाता था तो कामरान के नाम पर एक पैग मंगवाता था और उसके नाम ही पर खुद ही पी जाता था। उसने पहले अपने नाम का पैग हलक से उतारा, फिर खाली जाम को रखने के बाद दूसरे जाम को उठाते हुए बोला, ये तुम्हारे नाम का है। तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हारी खातिर अपने बाप दादा का रखा हुआ नाम छोड़ नहीं सकता? जरूर छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो तो मेरे दिमाग से सोचो। मेरी आंख से औरत को देखो तो तुम्हें भी नफरत होगी। मेरे दोस्त, इस औरत से शादी करके आए हो तो उसे वहीं रहने दो, उसे सजा दो। तुम उसे सजा दोगे तो मुझे रूहानी खुशी हासिल होगी। वहां पाकिस्तान में एक समीना को तुम्हारे हाथों सजा मिलती रहेगी। तुम मेरा इंतकाम लेते रहोगे। वो दूसरा पैक हलक से उतारने लगा। कामरान उसे खामोशी से देख रहा था। उसने पूछा, क्या देख रहे हो? क्या मुझे पागल समझते हो? सफा नंबर 102। पागल नहीं, जुनूनी। एक समीना की बेवफाई ने तुम्हें इस मकाम पर पहुंचा दिया है। अगर तुम्हारा नफ्सियाती तजिया करूं तो तुम समीना से आज भी मोहब्बत करते हो। तुम्हारे लाशऊर में ये सवाल चुभता है और समीना से पूछता है, ऐ औरत, तुमने मुझसे क्यों बेवफाई की?
یہ بات تمہارے لاشعور میں اس لیے نقش ہے کہ تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو. چونکہ محبت کرتے ہو اس لیے اتنی شدت سے نفرت کا اظہار کرتے ہو. رضا مراد اس بات پر جھنجھلا کر اٹھ گیا. 2 پیک کا بل ادا کر کے وہاں سے باہر آ گیا. پھر تیزی سے ادھر جانے لگا جہاں انہوں نے منی کیب کو کھڑا کیا ہوا تھا. کامران تیزی سے اس کے پیچھے آیا. پھر ساتھ چلتے ہوئے بولا، ایک انسان ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہو. اگر نارمل ہوتے، اگر تم ذہانت سے سوچتے تو اس نتیجے پر پہنچتے کہ دنیا میں صرف ایک سمینہ نہیں ہے. دنیا کی ساری عورتوں نے بے وفائی اور دنیا کے تمام مردوں نے وفا شعاری کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے. مرد ہو یا عورت، دونوں ہی بے وفا بھی ہو سکتے ہیں اور وفادار بھی. تم ایک سمینہ کی بے وفائی کا انتقام میری مونا سے لے رہے ہو. اگر تم ذہنی طور پر نارمل ہوتے تو دوست کی حیثیت سے میری محبت کو محبت کی نظر سے دیکھتے، نفرت سے یوں کترانے کی کوشش نہ کرتے. وہ منی کیب کے پاس آئے. رضا مراد دروازہ کھول کے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھنا چاہتا تھا، پھر ٹھٹک گیا. دور فٹ پاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے بولا، سمینہ. اس کے منہ سے سمینے کا نام سن کر کامران نے اس سمت دیکھا جدھر رضا مراد دیکھ رہا تھا. فٹ پاتھ پر دور ایک مشرقی لڑکی نظر آئی. وہ چست پاجامہ اور کرتا پہنے ہوئے تھی. کامران نے رضا مراد کے قریب آ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ رضا مراد نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، سمینہ آ رہی ہے. کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ وہ سمینہ نہیں ہے، دوسری لڑکی ہے. صفحہ نمبر 103. اس وقت تک لڑکی قریب آ گئی تھی. فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی تھی. رضا مراد نے یکبارگی اپنے دل کی جگہ سینے کو ایک ہاتھ سے تھام لیا. تھر تھر کانپنے لگا. اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی. پھر بھی وہ بڑی مشکل سے کہہ رہا تھا، میں مر نہیں سکتا. عورت کی بے وفائی مجھے نہیں مار سکتی. وہ گرنا ہی چاہتا تھا کہ کامران نے سنبھال لیا. فوراً ہی سہارا دے کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بٹھایا. پھر کہا، میں کسی قریبی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتا ہوں، ابھی آتا ہوں. اس نے کامران کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کسی سے نہیں، صرف ڈاکٹر جان ہنٹر سے کنسلٹ کرو. یہاں ٹیلی فون بوتھ ہے، ٹیلی فون کرو. کامران دوڑتا ہوا ایک ٹیلی فون بوتھ میں پہنچا. پھر ڈاکٹر ہنٹر سے رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے ڈاکٹر ہنٹر کو رضا مراد کے متعلق بتایا. ڈاکٹر نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کچھ نہیں ہوا. میرے پاس لے آؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس نے ریسیور رکھا. پھر بوتھ سے باہر نکل کر تیزی سے دوڑتے ہوئے منی کیب کے پاس آیا. اسٹیئرنگ سیٹ کو سنبھالتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے تمہیں بلایا ہے اور کہا ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے گاڑی سٹارٹ کی. پھر اسے تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا ڈاکٹر کی طرف جانے لگا. رضا مراد سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا. اس کا ایک ہاتھ ابھی تک سینے پر دل کی جگہ رکھا ہوا تھا. اس کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے کرب میں مبتلا ہو. آدھ گھنٹے بعد وہ ہسپتال کے ایک بستر پر پڑا ہوا تھا اور ڈاکٹر ہنٹر اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر تم نئی بیماری لے آئے، تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے. اسی طرح چاروں شانے چت لیٹے رہو اور چھت کو تکتے رہو. جیسا میں کہوں ویسا کرتے رہو.
اس نے ہدایت پر عمل کیا، اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے، چھت کی طرف تکنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب تم سانس روک لو اور 10 بار کہو، میں حالات سے سمجھوتا کر رہا ہوں، میں حالات سے سمجھوتا کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 104۔ وہ سانس روک کر 10 بار کہنے لگا، میں حالات سے سمجھوتا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا، شاباش، اب گہری گہری سانس لو، پھر سانس روکنے کے بعد کہو، ایک عورت کی بے وفائی مجھے اب نارمل نہیں کر سکتی۔ اس نے چند لمحوں تک گہری گہری سانسیں لیں، پھر سانس روک کر کہنے لگا، ایک عورت کی بے وفائی مجھے اب نارمل نہیں کر سکتی، ایک عورت کی بے وفائی مجھے اب نارمل نہیں کر سکتی۔ کامران ایک طرف کھڑا ہوا پہلی بار نفسیاتی علاج کا ایسا طریقہ دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے اسسٹنٹ کو ایک دوا لانے کے لیے کہا۔ وہ ایک چھوٹی سی ڈبیا لے کر آئی جس میں سرخ رنگ کی گولیاں تھی۔ ڈاکٹر نے اس میں سے ایک گولی رضا مراد کو کھانے کے لیے دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر اسے نگل کر پانی پینے لگا۔ اب تم آرام سے لیٹ جاؤ، ہم تمہیں 5 منٹ کے لیے تنہا چھوڑتے ہیں۔ تم اس تنہائی میں ایک بات اپنے دماغ سے کرتے رہو گے، وہ یہ کہ مرد شہزور ہے، شہزور رہے گا، عورت اسے کمزور نہیں بنا سکتی۔ یہ سمجھانے کے بعد ڈاکٹر نے سرخ رنگ کی گولیوں کی وہ ڈبیا اسے دی اور کہا، جب بھی ایسی کوئی تکلیف ہو تو اس میں سے ایک گولی کھا لیا کرنا، آرام آ جایا کرے گا۔ ہم 5 منٹ کے لیے جا رہے ہیں، پھر آئیں گے۔ وہ سب کمرے سے باہر آ گئے۔ کامران نے پریشان ہو کر پوچھا، مراد کی حالت کب تک یوں ہی رہے گی؟ اچانک کوئی بیماریوں سے لاحق ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس آتے ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، کیا تم اسے اپنے آپ تک محدود رکھو گے؟ ہاں ضرور، آپ مجھے بتائیے، میں اس کے لیے پریشان رہتا ہوں۔ تم اسے بہت چاہتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو میرے طریقہ علاج کی حقیقت اسے بتا دو، پھر میرے ٹریٹمنٹ کا بھی اس پر اثر نہیں ہوگا۔ میں اپنے دوست کی بھلائی چاہتا ہوں، جس میں اس کا نقصان ہو ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ صفحہ نمبر 105۔ ڈاکٹر نے ایک ذرا توقف کے ساتھ کہا، اسے کوئی بیماری نہیں ہوتی، یہ بیماری اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ جب سمینہ شدت سے یاد آتی ہے تو یہ کئی طرح سے سوچتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ کاروبار کا مالک ہوتا، اپنے بھائی کی جگہ خود ہوتا تو سمینہ اس کی ہوتی۔ چونکہ وہ بڑے بھائی کا محتاج تھا، لہٰذا اس کی محتاجی نے اسے سمینہ سے دور کر دیا۔ وہ سمینہ سے بے انتہا نفرت کرنے کے باوجود اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ چونکہ اس کی محبت سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے زیادہ سے زیادہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور انتقاماً اپنے آپ کو بیمار بنا لیتا ہے۔ یہ بات میں سمجھ گیا، لیکن فوراً ہی آپ کے علاج سے کس طرح اچھا ہو جاتا ہے؟ نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے پہلے ہم اپنی شخصیت سے متاثر کرتے ہیں۔ میں نے 2 برس کے عرصے میں اسے اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ میں جب بھی اسے کوئی دوا کھانے کے لیے دیتا ہوں تو اس سے پہلے دوا کے کھلانے اور اس دوا کے اثر انداز ہونے کے لیے ایک ماحول پیدا کرتا ہوں۔ تم نے دیکھا کہ اسے کئی راتوں سے نیند نہیں آتی تھی۔
ख्वाब आवर गोलियां भी असर नहीं करती थीं। मैंने एक रात उसे बिस्तर पर सुलाया, फिर उसके आगे एक शमा रोशन कर दी। उसे हिदायत दी कि वो शमा की लौ को तकता रहे और जो कहूँ वही कहता रहे। वो मेरी हिदायत पर अमल करता रहा। दरअसल ये कुछ नहीं है, महज नफ्सियाती तरीक़ाकार है। मरीज के लिए एक माहौल पैदा करना जरूरी होता है। उस माहौल के मुताबिक मैंने रज़ा मुराद को एक नन्ही सी ख्वाब आवर गोली खाने को दी और उसे नींद आ गई। वो सुबह तक आराम से सोता रहा। तुम्हें ये सुनकर ताजुब होगा कि वो ख्वाब आवर गोली नहीं थी। कामरान ने हैरानी से पूछा, फिर वो क्या चीज थी? कुछ नहीं, बस एक आम सी गोली थी। उसे कोई भी खा ले तो अच्छा बुरा रिएक्शन नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने जो गोली मैंने उसे खाने के लिए दी है वो विटामिन बी की गोलियां हैं, जिसे आमतौर पर कोई भी खा सकता है। सफा नंबर 106। ताजुब है, वो ऐसी बेतुकी दवाओं से फौरन अच्छा हो जाता है। दरअसल हम जैसे माहिर नफ्सियात अपने मरीजों पर असर अंदाज होते हैं। हम जो कहते हैं, जो करते हैं, मरीज उस पर उसका असर होता है। हम नफ्सियाती तजज़िये और नफ्सियाती इलाज के जरिए मरीज को इस मकाम पर ले आते हैं जहां मामूली और बेअसर दवाएं असर करने लगती हैं। जो बात हम उसके दिमाग में बिठाते हैं वो उसी के मुताबिक इन दवाओं से असर लेता है और खुद साख्ता बीमारियों से निजात हासिल करने लगता है। तुम कई बार देख चुके हो, उसे नींद नहीं आती थी। एक मामूली सी बेनाम सी गोली खाकर नींद आने लगी। उसे गैस की शिकायत थी, वो शिकायत दूर हो गई। आज उसके दिल में दर्द उठ रहा था। मैंने विटामिन बी की गोली खाने को दी और अब चल कर देख लो, वो पुरसकून होगा। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, वो दोस्त ही किस काम का जो दोस्त की दी हुई ज़हमत को खंदा पेशानी से कबूल न करे। लेकिन मुराद, तुम मुझसे दोस्ती नहीं निभा रहे हो। ये सरासर इल्जाम है। मैं आपकी हर बात मानता हूँ। वो आजमाने के लिए मानते फिर शादी कर लो। लीजा या शबाना दोनों ही अच्छी लड़कियां हैं। आखिर उन्हें आजमाने में क्या हर्ज है? वो कुछ कहना चाहता था। डॉक्टर ने हाथ उठाकर उसे कुछ कहने से रोकते हुए कहा, चलो ऐसा करो, शादी नहीं करते तो किसी औरत से दोस्ती करो, उसके साथ कुछ वक्त गुजारो, यूं तफरी भी होगी और उसे आजमाते भी रहोगे। अगर वो औरत जरूरतमंद हुई तो तुम इंसानी हमदर्दी के तहत उसके काम भी आते रहोगे। वो कमरे के अंदर आए। वाकई वो उठकर बैठ गया था। पुरसुकून नजर आ रहा था। उन्हें देखते ही बिस्तर से उतरते हुए बोला, डॉक्टर, सो सॉरी, मैं बार बार तुम्हें जहमत देता रहता हूँ। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, वो दोस्त ही किस काम का जो दोस्त की दी हुई जहमत को खंदा पेशानी से कबूल ना करे। लेकिन मुराद, तुम मुझसे दोस्ती नहीं निभा रहे हो। ये सरासर इल्जाम है। मैं आपकी हर बात मानता हूँ। मानते तो हो फिर शादी कर लो। लीजा या शबाना दोनों ही अच्छी लड़कियां हैं। आखिर उन्हें आजमा लेने में क्या हर्ज है? वो कुछ कहना चाहता था। डॉक्टर ने हाथ उठाकर उसे कुछ कहने से रोकते हुए कहा, चलो ऐसा करो, शादी नहीं करते तो किसी औरत से दोस्ती करो, उसके साथ कुछ वक्त गुजारो, यूं तफरी भी होगी और उसे आजमाते भी रहोगे। अगर वो औरत जरूरतमंद हुई तो तुम इंसानी हमदर्दी के तहत उसके काम भी आते रहोगे। कामरान ने कहा,
इस कमबख्त को इंसान ना कहो, ये मेरे काम नहीं आ रहा है। मैं अपनी वाइफ को इसके जरिए बाआसानी बुला सकता हूँ, लेकिन ये इनकार कर रहा है। सफ़ा नंबर 107। डॉक्टर ने कहा, ये तो बड़ी गलत बात है। अगर कामरान की वाइफ तुम्हारे जरिए यहाँ पहुँच सकती है तो तुम्हें हर तरह ताउन करना चाहिए। आप मुझे 5 मिनट के लिए इस कमरे में छोड़ कर गए थे। मैं आपकी हिदायत के मुताबिक कह रहा था, मर्द शहजोर है, शहजोर रहेगा, एक औरत उसे कमजोर नहीं बना सकती। ऐसा कहने के दौरान मुझे कामरान याद आ रहा था, उसकी मोहब्बत और उसकी मोना याद आ रही थी। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि उसकी खातिर अपना नाम तब्दील करूंगा और उसकी मोहब्बत उसको वापस दिलवाऊंगा। जब मैंने ये फैसला किया तो मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ। मैंने चश्मे तसव्वुर से देखा, मैं मोना के काम आ रहा हूँ और समीना शर्मिंदा हो रही है, नदामत से कह रही है, मुराद, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम इतने अच्छे हो कि एक औरत की बेवफाई के बावजूद दूसरी औरत से भरपूर ताउन कर रहे हो और उसे उसके महबूब तक पहुंचा रहे हो। कामरान ने खुश होकर पूछा, क्या वाकई तुमने फैसला कर लिया है? तुम मेरी खातिर अपना नाम तब्दील करोगे? मेरी मोना को मेरे पास बुलाओगे? उसने कामरान के दोनों शानों को मजबूती से थाम कर कहा, मैं अपने डॉक्टर दोस्त की हिदायत के मुताबिक खुद को तब्दील करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद नाम तब्दील करने से मुझ में तब्दीली आ जाए, इस तरह तुम्हारा भी काम बन जाए। हम अभी वकील से मिलकर नाम तब्दील करने के सिलसिले में जरूरी कार्रवाइयों का आगाज करेंगे। आगाज हो गया। एक तरफ रजा मुराद वकील से राब्ता कायम करने लगा, दूसरी तरफ कामरान ने मोना को तफसील से खत लिखा, उसे समझाया कि एक दोस्त उनकी खातिर किस तरह कुर्बानी दे रहा है, अपने बाप दादा के रखे हुए पैदाइशी नाम से दस्तबरदार होकर उसकी खातिर कामरान मुर्तजा बन रहा है। लिहाजा जब वो यहाँ आए और किसी तरह की इंक्वायरी हो तो वो रजा मुराद को कामरान मुर्तजा तस्लीम करे। खत के जवाब में फोन के जरिए गुफ्तगू हुई। मोना ने कहा, मैं कभी किसी शख्स को कामरान तस्लीम नहीं कर सकती। उसे कामरान कहने का मतलब तो ये हुआ कि खुदा न खास्ता किसी गैर मर्द को अपना शौहर कह रही हूँ। सफ़ा नंबर 108। अल्लाह, ऐसा कहने से पहले मेरी जबान जल जाए। देखो मोना, जिद ना करो, बस यही एक रास्ता है। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि रजा मुराद को शौहर तस्लीम करो, ऐसा कहने या करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। पासपोर्ट और निकाह नामे की रूह से तुम कामरान मुर्तजा की बीवी हो। यहाँ भी कानून के मुहाफिज यही देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि तुम्हारे करीब रजा मुराद मौजूद रहेगा, लेकिन मैं भी रहूंगा। तुम रजा मुराद को सिर्फ कामरान मुर्तजा कह देना, शौहर ना कहना, और हम ऐसा कहने का मौका ही नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद मोना की आपा ने रिसीवर लेकर कहा, कामरान, इस लड़की का दिमाग चल गया है, इतना अच्छा मौका हाथ से गंवाना चाहती है। तुम फिक्र ना करो, मैं इसे यहाँ से रवाना करूंगी। ये थोड़ी देर के लिए तुम्हारे दोस्त को कामरान मुर्तजा कह देगी। तुम वहां से टिकट और वीजा रवाना करो। 2 हफ्ते में तमाम काम मुकम्मल हो गया। एक तरफ मोना और उसकी आपा से मामला तय हो गए, दूसरी तरफ रजा मुराद का नाम कानूनी तौर पर तब्दील हो गया। अब उसके कॉटेज के दरवाजे पर और मिनी कैब एजेंसी के दफ्तर में कामरान मुर्तजा के नाम की तख्ती लग गई थी। इस नए नाम से उसका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह तैयार हो रहे थे। मोना के लिए इसी नाम की ज़ौजियत के एतबार से टिकट और वीजा रवाना कर दिया गया था। वो मियाँ बीवी थे, लेकिन एक दूसरे के ऐसे आशिक थे कि ऐसे मियाँ बीवी की मिसाल मुश्किल से मिलती है। शायद
اس لیے کہ میاں کو اب تک بیوی حاصل نہیں ہوئی تھی اور بیوی کو اب تک میاں حاصل نہیں ہوا تھا، اور جب تک ایک دوسرے کو حاصل نہ کیا جا سکے اس وقت تک میاں اور بیوی محبوب اور محبوبہ ہی رہتے ہیں۔ پارٹ 9 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب اجازت کا بقیہ حصہ پارٹ 10 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔